जुड़ाव कैसे हुआ? जब मैं स्कूल का विद्यार्थी था तो अमूमन जो गांव के इलाके के स्कूलों का है, सरस्वती पूजा में स्कूल के द्वारा नाटक होते थे। और हाई स्कूल के पूरे जीवन में मैं हर बार सरस्वती पूजा के नाटकों में हिस्सा लेता रहा। गांव में छठ पूजा के अवसर पर नाटक होते थे, उसमें हमारी भागीदारी रहती थी। तो इस तरह से गांव का जो परिवेश था जो नाटक का, उसी के जरिए हम मेरा प्रवेश हुआ। किस संस्था से आपका पहला नाटक हुआ? पटना में पहला नाटक मेरा प्रेरणा जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा से ही हुआ, जब मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र था और वहाँ स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का मैं सचिव भी था। हम ये शिद्दत से महसूस करते थे कि एक छात्र संगठन के साथ साथ एक सांस्कृतिक संगठन का होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसी मकसद से 1986 में हम लोग ने प्रेरणा जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा की स्थापना की और उसका पहला नाटक जो था उसमें मेरी भागीदारी रही। ये मेरा पहला था प्रेरणा से। कौन सा नाटक था? उस नाटक का नाम था मारीची का एक और संवाद। ये राजेंद्र मंडल थे, उनका लिखा हुआ था ये नाटक, और उसको हम लोगों ने किया था कालिदास रंगालय में। तो रंगकर्मी बनने का आपने जो फैसला किया, तो आपके परिवार और परिजनों ने विरोध किया या सम्मान किया इस निर्णय का? चूँकि मेरा पारिवारिक परिवेश शुरू से ही, क्योंकि मेरे पिताजी सामाजिक आंदोलनों में थे, राजनीतिक आंदोलनों के साथ थे, वामपंथी राजनीति के साथ जुड़े हुए थे, और हमारा पूरा परिवार ही वामपंथी आंदोलन के करीब था, सामाजिक गतिविधियों में हिस्सेदारी लेता था। इसलिए ज़्यादा प्रोत्साहन ही मिला और लगा कि नहीं, अपना जो व्यक्तिगत जीवन है इसके साथ साथ समाज का उत्तरदायित्व जो है उसको निभाने के लिए हम रंगमंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस वक्त नाटक के चयन से नाटक के मंचन तक की क्या प्रक्रिया हुआ करती? नाटक के चयन को लेकर शुरुआत से ही, चूँकि प्रेरणा जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो बनी, उसके सामने एक स्पष्ट दृष्टिकोण था, एक सामाजिक एक राजनीतिक दृष्टिकोण, कि हम नाटक को न सिर्फ मनोरंजन का साधन मानते हैं बल्कि इसे सामाजिक राजनीतिक बदलाव का एक हथियार भी मानते हैं। इसलिए हम अपने नाटकों का जब चयन करते थे, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो या मंच नाटक, तो हम वैसे नाटकों का ही चयन करते थे जिस नाटक के जरिए हम कुछ संदेश दे सके जनता को कि आप एक बेहतर समाज, एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर राष्ट्र कैसे बन सकता है। तो कितना समय लग जाता था एक नाटक तैयार होने में उस समय? उस समय 2-2.5 महीना तो लगते ही थे एक मंच नाटक को तैयार होने में। कोई यादगार घटना आपके रंगमंची जीवन की होंगी तो बहुत सारी, लेकिन कोई एक घटना? अब जैसे जो पहला हमारा नाटक था मारिच का एक और संवाद, तो अभी पहला नाटक था और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का सम्मेलन होने वाला था। उस वक्त योगेश्वर गोप जी उसके महासचिव थे और उसी में एक ऑफर आया कि इस सम्मेलन के अवसर पर हम लोग नाटक करेंगे। नाटक की तैयारी चली 2-2.5 महीने। अंत में आके वो जो सम्मेलन था वो डिफर कर गया। तो हमारे तमाम कलाकार साथी जो थे उनमें बड़ा हतोत्साहित हो गए वो कि भाई कैसे होगा, नाटक नहीं होगा। उन्हीं दिनों मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला था, तो मैंने साथियों से शेयर किया कि मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला है। अब जो हमारे साथी थे उन तमाम साथियों ने मुझ पर दबाव डाला कि आप ऐसा करो, इस पैसे से हम लोग कालिदास बुक करते हैं और जो डेट है उसी में हम लोग नाटक कर लेंगे, नहीं तो हमारे साथ जो कलाकार जुड़े हैं वो बड़े हतोत्साहित हो जाएंगे। तो ये बड़ी यादगार हमारा ये अनुभव रहा कि फिर हमने उसी डेट में, उस सम्मेलन के डेट के डिफ़र हो जाने के बावजूद, हमने प्रेरणा जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा के नाम से फिर से कालिदास रंगालय को बुक करवाया और मारीच का एक और संवाद उसमें उसका मंचन किया। और खुशी की बात है कि उसमें उस वक्त के पटना के जो वामपंथी आंदोलन से जुड़े बुजुर्ग लोग थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, चंडी प्रसाद, सुबोध राय, NK शुक्ला, तमाम लोग, खगेंद्र ठाकुर, ये तमाम लोगों को हम लोगों ने बुलाया था और वो नाटक बहुत शानदार ढंग से उसकी प्रस्तुति हुई। तो ये बहुत यादगार है कि हम अगर चाह लें तो हम अपने पैर पे खड़ा होकर भी नाटक को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपके द्वारा किए हुए या देखे हुए किस नाटक या किस मंचन ने आपको बहुत प्रभावित किया?
सबसे ज़्यादा जो नाटक मुझको प्रभावित किया वो नाटक हबीब तनवीर का नाटक है। उनके लगभग तमाम नाटक जो हैं वो आपको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन चरण दास चोड़ का कोई जोर नहीं। उसको देखने के बाद एक साथ आप उसमें लोक शिल्प देख सकते हैं, लोक के अंदर सामाजिक परिवर्तन के जो भाव है उस लोक के अंदर वो भी आपको दिख सकते हैं। और ये जो कह सकते हैं कि नाटक जो है वो बहुत बोझिल ना हो दूसरी चीज़ों से, वो तमाम चीज़ों की अनुभूति उस एक चरण दास चोड़ के प्रदर्शन को देखने से आपको हासिल होती है। रंगमंच के क्षेत्र में आपके आदर्श कौन? हबीब तनवीर। यदि आप रंगकर्मी न होते तो संभवतः क्या होता? मैं रंगकर्मी ही होता, क्योंकि तय था कि हमको रंगमंच करना है, तो इसलिए हम रंगमंच के साथ जुड़े रहे। समाज में रंगमंच की क्या उपयोगिता है? समाज में इतिहास के हर पड़ाव पर रंगमंच की बड़ी ऐतिहासिक भूमिका रही है। कहते हैं कि वर्गीय समाज में संस्कृतियों का भी वर्गीय चरित्र होता है, यानी कि हम जिस समाज में भी जी रहे हैं या जीते आ रहे हैं बहुत लंबे इतिहास में, लंबे हजारों सालों से, वो वर्ग समाज है, जिसमें एक वर्ग शासक वर्ग है, एक शोषित वर्ग है। तो थिएटर भी, संस्कृति भी एक संस्कृति वो है जो शासक वर्गों के जो शासन है उसकी वैधता को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, और एक दूसरी संस्कृति है जो शोषितों, मेहनत कशों के पक्ष में खड़े होकर एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज कैसे बने इसकी वकालत करता रहा है। तो रंगमंच ये शुरुआत से चल रहा है, तो रंगमंच तो इसके ऊपर तो ऐसे ही बहुत ऐतिहासिक जवाबदेही है भी। और ये सामाजिक परिवर्तन, एक बेहतर समाज, एक बेहतर इंसान, एक बेहतर दुनिया जिसमें सबके लिए स्पेस हो, सबके लिए डेमोक्रेटिक स्पेस हो, सबके लिए उनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स की हिफाजत का गारंटी हो, ऐसे समाज के निर्माण के लिए रंगमंच हमेशा लड़ता आया है, शुरुआत से भी, और अब भी उसकी भूमिका कायम है। जब तक समाज के अंदर शोषण मौजूद है, जब तक इतिहास में वर्गीय समाज मौजूद है। एक रंगकर्मी में किन गुणों का होना अनिवार्य है? एक रंगकर्मी को नेतृत्व करता होना चाहिए, चूँकि थिएटर एक कलेक्टिव फंक्शनिंग है, तो वो लीड कर सके। एक रंगकर्मी के अंदर सामाजिकता होनी चाहिए, इसलिए कि उसको कलेक्टिविज्म में काम करना है। उनको को एक्टर के साथ उनकी ट्यूनिंग तभी होगी जब उनके साथ उनके आमद रफ्त, उनके उठी बैठकी होती रहेगी। एक रंगकर्मी को अपने आसपास की दुनिया से लगातार रूबरू रहना होगा, इसलिए कि हम कहते हैं कि रंगमंच जीवन की पुनर्प्रस्तुति है। तो जीवन की पुनर्प्रस्तुति अगर है, और हम ये भी कहते हैं कि वह स्थानीय होता है और समसामयिक होता है, जिस वक्त हम नाटक कर रहे होते हैं वह कंटेंट उस वक्त के समाज को प्रभावित कर रहा होता है, उस समय को प्रभावित करता है। तो इसलिए नाटक का एक अभिनेता को, एक रंगकर्मी को, चाहे नाटककार हो, डायरेक्टर हो या अभिनेता हो, उनको अपने समाज के साथ लगातार रूबरू रहना है, और सिर्फ रूबरू नहीं रहना है, उससे मुठभेड़ करते हुए उस समाज में जो आवश्यक परिवर्तन है उसकी क्या ज़रूरत है, इसके तरफ भी उसको सचेत रहना होगा। एक रंगकर्मी को, एक अभिनेता को पढ़ाई लिखाई, अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अध्ययन नहीं करेंगे तो वो कई चीज़ों से मरहूम रहेंगे। इसलिए अभिनेता कहते हैं, ब्रेक कहते थे कि हमारे ग्रुप के अंदर एक इकोनॉमिस्ट है, एक इतिहासकार है, एक राजनीति शास्त्र का विद्वान है, एक समाज शास्त्री, और इसको मिलाकर हमारी एक ग्रुप तैयार होती है। और ये मुख्य रूप से ये जो कथन है वरिष्ठ का, उसको आप कह सकते हैं कि एक अभिनेता, एक रंगमंच के ग्रुप के लिए ये तमाम चीज़ जरूर है। उसको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, समाज शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, राजनीति की ज्ञान होनी चाहिए, उसको राजनीति की ज्ञान होनी चाहिए, और उसको आम दुनिया में जो घट रहा है उसके बारे में पुख्ता जानकारी रहनी चाहिए। तभी वो एक कैरेक्टर को रंगमंच पर, अगर एक किसान का रोल कर रहा है, अगर वो किसान के जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है, उनके जद्दोजहद, उनकी मेहनत, उनके संघर्ष, उनके सपनों के बारे में अगर उस अभिनेता को नहीं मालूम है, तो जब वह किसान का रोल रंगमंच पर कर रहा होगा और इस जानकारी के बगैर उस किसान के किरदार को जीवंत नहीं कर पाएगा।
आपने जब शुरू किया था तब के रंगमंच और अब के रंगमंच में क्या मुख्य अंतर देखते हैं? वो दौर, उसमें इप्टा थी, वो दौर अभी जस्ट उसने देश में ने इमरजेंसी देखा था, डेमोक्रेटिक राइट्स पे हमले हुए थे, जुलूस जैसे नाटक आए थे बादल सरकार के। वो दौर था कि हम थिएटर के जरिए, चाहे वो रंगमंच, वो प्रोजेरियम थिएटर हो या नुक्कड़ नाटक, हम कितनी दखल अंदाजी दे सकते हैं, कितनी मजबूती से दखल अंदाजी दे सकते हैं, यही हमारा उत्तरदायित्व है। ये तमाम रंगकर्मी की बड़ी जमात इससे सहमत थी और कमिटमेंट के साथ काम कर रही थी। अब क्या चेंज आया? अब ग्रुप के प्रति कमिटमेंट, विचार के प्रति कमिटमेंट घटा है और अभिनेता विशेष अपने निर्माण में, अपने लिए व्यक्तिगत स्पेस की तलाश, अपने को आगे बढ़ाने की तलाश जो है वो थोड़ी बढ़ गई है और ग्रुप का विचार दब गया है। ये समय वैसा ही है। ये जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के विस्फोट का दौर हम बोलते हैं कि यहाँ व्यक्ति जो है, व्यक्ति विशेष, अभिनेता विशेष भी हो सकता है, वो डायरेक्टर विशेष भी हो सकता है, उसको अपने को एस्टेब्लिश करना है। और ये जो ग्लोबलाइजेशन की ये जो कल्चर है इंडिविजुअलिज्म वाली, हर वक्त व्यक्तिवाद बुरी चीज़ नहीं होती है। एक व्यक्ति का विकास होते हुए समाज और संगठन का भी विकास हो सकता है, लेकिन जब वही प्राइम फैक्टर हो जाता है, और अभी के पूरी दुनिया की राजनीति में, दुनिया की पूरे जो कल्चर जो मुहिम है, जिस दौर में हम खड़े हैं ग्लोबलाइजेशन, उसमें ये जो व्यक्तिवाद है, इंडिविजुअलिज्म है, वो केंद्र में है। तो इसका असर सब जगह है। वो ग्रुप में अब जो आते हैं वो उस कमिटमेंट से नहीं आते, वो आते हैं कि इस ग्रुप के जरिए कुछ नाटक हमें करने, कुछ हम अभिनय सीखेंगे। उनके लिए कुछ स्कोप भी बने हैं, तर्क देते हैं अभिनेता कि भाई अभिनेता के सामने भी भूख का संकट है और इसलिए हम रंगमंच से इतर के जो माध्यम हैं उनमें भी हम आजमाइश करेंगे। तो वो टीवी सीरियल्स, फिल्म और तमाम चीज़ों की तरफ जाते हैं। अब तो एकल नाटक का दौर आ गया है। अब इस फेनोमेना से समझ सकते हैं कि मेरा मानना है कि एकल नाटक जो है बेसिकली ये विंडो शो है। एक अभिनेता अपने को दिखाना चाहता है, इसके पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि असल ये अभिनेता का निर्माण है। तो रंगमंच सिर्फ अभिनेता का निर्माण भर नहीं है, रंगमंच एक अभिनेता विशेष का निर्माण करते हुए वो नाटक के जरिए समाज का भी निर्माण करना चाहता है, वो उस सामूहिकता को विकसित करना चाहता है जो रंगमंच पे होता है। तो आप ये इस ट्रेंड से समझ सकते हैं कि ये बदलाव है, ये बदलाव है कि यह व्यक्ति अभिनेता विशेष जो है उसका ग्रुप विशेष से, विचार विशेष से नाता कम रह गया है, नाता रखना नहीं चाहते। ये भी कि जो ग्लोबल संस्कृति है उसका असर है उन पर। तो नए रंगकर्मियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नए रंगकर्मियों को शुभकामनाएं उनको देते हुए हम कहेंगे, खूब अध्ययन करिए, समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र, तमाम चीज़ों को जानिए, खूब नाटक पढ़िए और जब दुनिया को देखिए तो उस दुनिया को देखते हुए उससे ग्रहण करते हुए, जिसको बोलते हैं मेमोरी ऑफ इमोशंस, ये मेमोरी ऑफ इमोशंस का जो स्तानिस्लावस्की का है वो क्या है? ये वही तो है कि आप मेमोरी में क्या लाते हैं ताकि आप फिर से वहाँ जिंदा करेंगे रंगमंच पे। तो आपने किसान को देखा नहीं तो किसान का रोल करने में आपको दिक्कत होगी। आपने दूसरे किरदारों के, इस तरह के हजार किरदार होंगे, तो ये तब होगा जब आप समाज से लगातार रूबरू रहिए। इसलिए समाज से लगातार रूबरू रहिए, खूब अध्ययन करिए और खूब मेहनत करिए, कलेक्टिविज्म में यकीन करिए और अपना आँख, कान और दिमाग खोल के रखिए। आपको कहाँ से, किन से क्या ज्ञान प्राप्त हो जाए ये कहना मुश्किल है। आप लोक नाटकों को भी देखिए, आप लोक नाट्यकर्मी जो हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन कीजिए और तब आपको पता लगेगा कि क्या एनर्जी होती है उनकी। हो सकता है कि वो बहुत शिक्षित ना हो लेकिन वो अनपढ़ नहीं है, उनको जीवन का अनुभव है, उनको समाज का अनुभव है और अपने
जीवन और समाज के अनुभव से रंगमंच पर वो जो कुछ करते हैं वो बड़े अद्भुत होते हैं, तो उनको भी जानिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको मेरी रहेगी नए रंगकर्मियों को।